क्रैक कीजिए एसएससी का क्वांटम एप्टीट्यूड। भारत के सबसे बड़े टीचर के साथ अभिनय शर्मा आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ क्वांट सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए, जो कि है बिल्कुल फ्री सभी के लिए। इस टेस्ट सीरीज में 4 सेट होंगे और हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। हर टेस्ट का नेक्स्ट डे अभिनय सर आपको 6 बजे अपने स्पेशल क्लासेस में इसका सॉल्यूशन और एनालिसिस भी करवाएंगे। तो वेट ना करें, अभी एनरोल कर लीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप अनअकैडमी पे आए हैं तो जो सभी फीचर आपको दिए गए हैं, टेस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारा जो रेफरल कोड है वो यूज करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा रेफरल कोड है वो दिया गया है, तो जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाए इसको एनरोल कर लीजिए और क्वांट एप्टीट्यूड में अपना जो स्कोर है उसको बेहतर कर लीजिए। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, और ये हमारा पार्ट नंबर 112 वीडियो है। ऑलरेडी 111 वीडियो मैंने बना दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे ग्रुप डी भर्ती 2018 नाम से आपको एक सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको टोटल 111 शिफ्ट हैं अब तक मैंने डाल दी हैं। और ये आज का वीडियो है जो कि 7/12/2018 में सेकंड शिफ्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम करेंगे। और आपको पता है एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, आयनीकरण जो ऊर्जा होती है उसका इकाई जो होती है वो क्या होती है। अब पहले बात करते हैं कि आयनीकरण ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट होता है उसके उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है ना वो आपका होता है किलो जूल प्रति मोल। क्या होता है? किलो जूल प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि आयनीकरण ऊर्जा है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है, रेखित पेशियां होती हैं वो आपके ऐसी होती हैं। तो देखिए आपकी जो पेशियां होती है ना, कार्डियक जो आपके शरीर में होती हैं, तो वहां पर ऑलरेडी मैंने इसको वीडियो बना रखा है हृदय के बारे में। वहां पर तो वहां पर ना आपके जो एक कोशिका होती है, मतलब यूनिसेलुलर, इनको क्या बोलते हैं? रेखित पेशियां भी इनको कहा जाता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो आपके रेखित पेशियां कहलाती है कोशिका के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए आपको बोला गया है कि पहला स्टेटमेंट ये है कि नमक में उपस्थित इकाई सूत्र में जो जल के अणु होते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है। और दूसरा आपसे ये पूछा है कि कॉपर सल्फेट के जो अणु है उसमें जल की संख्या कितनी है। और दोस्तों मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मतलब आपके प्रश्न है वो पूछना क्या चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइंस में ना एक चीज होती है केमिस्ट्री के अंदर, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन वाटर। अब ये होता क्या है कि कोई भी फॉर्मूला होता है, किसी भी आपका लवण होता है, कोई भी साल्ट होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक आपका होता है POP जिसका सूत्र होता है CaSO4.1H2O। एक आपका जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो ये जो लास्ट में जो जल के अणु होते हैं ना इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। यानी कि कोई भी आपका एलिमेंट, आपका कोई भी यौगिक होता है, कंपाउंड होता है ना, कोई भी साल्ट होता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें जितने जल के अणु होते हैं ना उनकी संख्या क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। तो पहला स्टेटमेंट आपसे यही कह रहा है कि नमक का मतलब कोई भी लवण जिसमें इकाई सूत्र में जो जल के लवण होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उनको आपके बोलते हैं क्या? क्रिस्टल जल। ठीक है, और दूसरा आपको स्टेटमेंट जो है उसमें पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट और आपके साथ में दिया है 5H2O। तो यहाँ पर जो अणु है इनकी संख्या आपसे पूछी गई है, मतलब इनका जो क्रिस्टलन जल है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो पहला है उसको तो बोलेंगे क्रिस्टलन जल, और दूसरा जो कॉपर सल्फेट है इसमें कितने जल के अणु है? 5 दिख रहे हैं आपको, तो इसे बोलते हैं आपका क्रिस्टलन जल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला गया है कि 1 किलोवाट का एक पंप है जो 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अब देखने में आपको जो प्रश्न है बहुत ही अजीब लग रहा होगा, सर इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो देखिए यहाँ पर ना किलोवाट दिया गया है, और जो किलोवाट होता है ना वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ना शक्ति वाले फॉर्मूले को याद कीजिए। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है P = W/T, यानी कि कार्य करने की क्षमता। लेकिन कार्य जब भी होता है ना, मैंने आपको पहले ही ऐसे क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे कि जो कार्य होता है ना उसमें ये चीज होती है कि कार्य ना आपके ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि कौन सी ऊर्जा यहाँ पर काम आएगी, या तो गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा जब काम आएगी जब वेग दिया है, तो वेग हमको दे नहीं रखा।
तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर काम लेंगे आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हाइट अपन को दी गई है। तो W बराबर किसके बराबर हो जाएगा, mgh के, और T तो पहले ही है। अब अपन को ना इस जो शक्ति है इसका मान दिया है, मतलब mgh अपॉन T है, इसका मान दिया 1 किलोवाट, इसको वाट में बदल लेंगे जो कि है 1000। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए m का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, तो m इंटू जी का मान ले लेंगे 10, और h यानी कि हाइट आपको दी गई है 10 बटे टाइम आपको दिया है 1 मिनट, और ध्यान रखना है मिनट को हमें चेंज करना है सेकंड के अंदर, तो भाग लगा देंगे 60 का, बराबर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और 6 है इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 से, तो m बराबर क्या आ जाएगा 600 किलो, क्या आ जाएगा 600 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि लोहे की सामग्री होती है उनका विद्युत लेपन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि लोहा जो होता है ना उसमें जंग लग जाती है, कोरिजन हो जाता है आपके बारिशों के दिनों में, तो होता क्या है कि हम एक यशद लेपन प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं जिंक धातु होती है उसको आपके जो आपके लोहा है उसके ऊपर लेपित कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जैसे कि ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, लेकिन यशद लेपन या विद्युत लेपन जो होता है उसमें आपके जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है कि कौन सा ऊतक पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन करता है। अब दोस्तों आपके जो पेड़ पौधे हैं ना उनमें 2 ऊतक है जिनके मेन कार्य होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए इनमें होता क्या है, जाइलम जो होता है ना वो तो आपके जल का यानी कि वाटर का संवहन करता है, और आपका जो फ्लोएम होता है वो आपके भोजन का परिवहन करता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन करता है आपका फ्लोएम, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। और देखिए संवेग क्या होता है, संवेग होता है P बराबर mv। ठीक है, यानी कि मास इंटू आपका वेलोसिटी होता है, इसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए मास है यानी कि द्रव्यमान, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा किलोग्राम, इंटू वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक है पेड़ पौधों को कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। तो मैंने यहाँ ऊतक के ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें ऊतक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी एनसीईआरटी की बुक से सारे मैंने कवर किया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो पेड़ पौधों में जो कठोरता होती है और मजबूती है वो आपका स्क्लेरन काइमा आपको प्रदान करता है। पेड़ पौधों में जो लचीलापन होता है वो आपका कोलेन काइमा आपको प्रदान करता है। पेरेन्काइमा जो होता है इसके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति से क्रियान्वित होता है, मतलब एक कण है उसके ऊपर जो शक्ति लग रही है ना, पावर है, वो आपका कांस्टेंट है, और जो आपका जो पावर लग रहा है ना वो किसके लंबवत लग रहा है, वेग के। मतलब सीधी सी बात है जो पावर लग रही है वो उसके वेग में परिवर्तन कर रही है डायरेक्टली। ठीक है, आपसे ऐसे बोला गया कि यदि जो कण है वो समतल सतह में गति कर रही है तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया है इसका एक्सेलरेशन सेम है, इसकी गतिज ऊर्जा सेम है, इसकी दूरी स्थिर है और इसका वेग स्थिर है। अब देखिए ना आपको प्रश्न में ये दिया गया है कि भाई यहाँ पर ना इसकी जो इसके ऊपर पावर लग रही है, मतलब इसके ऊपर शक्ति लग रही है, और जो शक्ति लग रही है ना वो क्या कर रही है, इसका जो वेग है उस पर डायरेक्टली आपके काम कर रही है। तो सीधी सी बात है अगर यहाँ पर शक्ति है ना वो आपके स्थिर है ना, तो सीधी सी बात है इसकी जो गतिज ऊर्जा है ना वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, क्योंकि गति ऊर्जा होती है वो आप पर वेग पर डिपेंड करती है 1/2 mv²। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगे उत्सर्जित करके आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता लगाती है। तो होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि चमगादड़ जो होती है ना वो अपने शरीर से एक तरंगे निकालती हैं जिनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, और पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, वो जब जाती हैं तो रास्ते में जो भी आपके मार्ग में रुकावट होती है उनसे रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वापिस आती है, और जिससे चमगादड़ को अपने रास्ता है वो पता लगता है कि रास्ते में कोई रुकावट है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा कि पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो इसकी मदद से जो चमगादड़ है वो आपके अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता लगाती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है किस तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसकी संयोजकता होती है वो यहाँ पर 2 होनी चाहिए, और आप जानते हैं मैग्नीशियम होता है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो वो होता है 2
8 2, यानी कि इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। और गाइस मैं आपका टाइम बचाने के लिए बिल्कुल भी टाइम आपका खराब नहीं करता हूं, और मैं जो भी क्वेश्चन है उनको जल्दी कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको बोला गया है निम्न में से विषम का चयन कीजिए, मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, वो यहाँ पर ऊपर आ गया थोड़ा सा ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने उसको सेट किया तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे आना चाहिए था। ओके, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको दिया गया नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा जो ऑप्शन है वह आपके अलग है चारों से, ठीक है। पहला जो है आपका न्यूटन है, दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तीसरा है पास्कल और चौथा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कि न्यूटन होता है ना वो आपका फोर्स का यानी कि आपका बल का मात्रक होता है, जबकि तीनों जो मात्रक होते हैं वो आपके प्रेशर के यानी कि दाब के होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना इसका राइट आंसर जाएगा कि ऑप्शन फर्स्ट है वो आपके अलग है, जबकि तीनों ऑप्शन है आपके सेम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पटरियों के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या कारण है। अब दोस्तों जो ट्रेन होती है ना उसकी जो पटरियां होती है, ट्रैक होती हैं, अगर आप उनको देखेंगे कि यहाँ पर पटरियां जब बिछाते हैं तो कैसे बिछाते हैं, तो वहां पर ना पहले नीचे लकड़ी के स्लीपर काम में ले जाते हैं, फिर इनके ऊपर रोडियां डाली जाती हैं, फिर यहाँ पर जो आपके पटरियां वो बिछाई जाती हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है तो क्या होता है इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पटरियों से बहुत दूर दूर तक नीचे और लगाए जाते हैं, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उनके ऊपर प्रेशर उतना ही कम होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है ना, दाब, वो आपके F/A के बराबर होता है, यानी कि जितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल होगा जो लगने वाला दाब है उतना कम होगा। इसलिए जब ट्रेन जब आती है पटरी के ऊपर से तो दाब कम से कम महसूस हो सके, इसलिए यहां पर ऐसा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है राइट आंसर आ जाएगा कि भाई पटरी के नीचे जब लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो दाब क्या होता है, लगने वाला दाब है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है। इस वजह से ट्रेन का संचालन या आपके सुगमता से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि एवोगाद्रो स्थिरांक है, इसका मान क्या होता है। एवोगाद्रो संख्या बड़ा सिंपल सा है 6.022 या 023 होता है इंटू 10 की पावर 23, ये इसका मान होता है एवोगाद्रो संख्या का, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, और इसका मान जो होता है वो आपके होता है 6.022 10 की पावर 23, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एवोगाड्रो नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु अपनी मूल अवस्था में रहती है। अब देखिए मूल अवस्था का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि आपके रिएक्टिव कम होती हैं। जैसे आपकी एक सक्रिय श्रेणी होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सक्रिय श्रेणी में आपके नीचे की तरफ आपके चांदी आती है, सोना आती है, प्लेटिनम आती है। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो आपके कम क्रियाशील होती हैं और ये आपके मूल अवस्था में ही स्थित होती है, मतलब अन्य किसी धातुओं के साथ ये विक्रिया नहीं करती हैं। तो इनमें ना प्लेटिनम है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जबकि लोहा, तांबा है और आपके पोटेशियम है ये आपके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, जबकि प्लेटिनम है, सोना जैसी धातुएं होती हैं वो आपके कम एक्टिव होती है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका प्लेटिनम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 80 किलो का एक व्यक्ति है, वो 240 न्यूटन के बल के साथ दौड़ रहा है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है, आपको दिया है कि m का मान, m आपको दिया है 80 किलो और फोर्स आपको दिया है जो कि है यहाँ पर 240। तो आपके पूछा गया है त्वरण ए का मान, आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा होता है F बराबर ma, ठीक है। तो यहाँ से ना आपसे पूछा गया त्वरण ए का मान हो जाएगा F/A, यानी कि 240/80। तो भाग लगाएंगे, हल करेंगे, 8 या 24 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ओके, बड़ा सिंपल सा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समजात श्रृंखला नहीं है। समजात क्या होती है। अब देखिए समजात का मतलब एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की श्रृंखलाएं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एक है C4H9। अब ना इसको आप जब समझ पाएंगे जब आपको एल्केन और एल्काइन तीनों के बारे में पता होगा तब। अब देखिए यहाँ पर ना अगर हम इनके फॉर्मूला लगाते हैं तो C4H9 में किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसका जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपका है CnH2n+1, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। भाई जितने कार्बन है उसका डबल करो, एक ऐड कर दो, तब जाके ये आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखते हैं तो अच्छे से देखिए C2H6, मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लग रहा है CnH2n+2, यानी कि एल्केन है ये, ठीक है। और अगर दूसरा है इसको देखें तो CnH2n+2, ये भी है। मतलब ये जो तीनों है ऑप्शन नंबर सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, इनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो नाम है वो आपका हो जाएगा
इसका जो नाम है वो आपका हो जाएगा आपके एथेन, ठीक है। दूसरा जो है इसको बोलते हैं आपके मेथेन, और इसको बोलते हैं आपके ब्यूटेन। तो सारे के सारे एन यानी कि सारे सारे आपके एल्केन है, जबकि ये अलग है, इसलिए आपका ये वाला समझात नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखिए अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है कि जब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके गति कर रहे होते हैं ना, तो उनका एक औसत वेग होता है जिनसे वो गति करते हैं इस चालक के अंदर, ठीक है। यानी कि जब किसी चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, तो उनका जो औसत वेग होता है ना, उसको ही बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार जिस औसत गति से आपकी गति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपके अनुगमन वेग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फाइलम विशेष रूप से किन समुद्री जीवों में होता है। मतलब कौन सा फाइलम होता है जिनमें जीव जो होते हैं मेन रूप से आपके समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो आपके जो समुद्री जीव होते हैं ना, वो आपके मेन रूप से होते हैं एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा होते हैं, वो आपके ज्यादातर समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस जो है उसके 71 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका कोई भी तत्व होता है ना, उसमें क्या होते हैं, जितना ग्राम भार होता है ना, उसमें कितने आपके परमाणु होते हैं? 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इनको 10 की पावर 23। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले हम परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। तो परमाणु कैसे निकालते हैं कि भाई ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि वैल्यू इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ग्राम में भार कितना दिया है? 71। जबकि क्लोरीन का कितना होता है हम जानते हैं 35.5। क्या होता है? 35.5। तो यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 1 में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसलिए अगर अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 12.0, और यहाँ पर ये 4.4 इंटू 10 की पावर 23 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना इसको पॉइंट को इधर लगा देंगे तो 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, बड़ा सिंपल सा है वैसे तो, लेकिन समझने में आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं किसी भी एनसीईआरटी बुक के अंदर, थोड़ा सा अलग है। देखिए आपको ये बोला गया कि यदि एथेन जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड है और ग्लूकोज है, इनके फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। जो आपका एथेन इसका फॉर्मूला है C2H6, हाइड्रोजन क्लोराइड का है HCl, और आपका ग्लूकोज है उसका है C6H12O6। तो आपसे पूछा गया इनके संबंधित अनुभाविक सूत्र क्या होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनुभाविक सूत्र होते क्या हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि हमको तो सिर्फ मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वही पता नहीं है, हमको इनके अनुभाविक सूत्र है इनके बारे में पता नहीं है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते क्या इनके बारे में पता नहीं है। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है कि भाई कोई भी आपको यौगिक दिया है ना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मतलब कोई यौगिक दे रखा है उसमें कितने तत्व हैं, तो वो जो तत्व जिस रेशो में आपके बने होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उनका आपका आनुभाविक सूत्र। देखिए मैं आपको इनको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए C2H6 है, तो C2H6 को हम अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3 का 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ऐसे लिख सकता हूं ना। देखिए ये कार्बन बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से C2 हो जाएगा, और ये H3 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? C6। तो ये जो CH3 हो गया ना, ये इसका क्या हो गया? कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी प्रकार से बात करते हैं HCl की, तो HCl तो यो का यो रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं C6H12O6, तो देखिए इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए CH2 और O, इसका मैं 6 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता इसको। देखो ये जो मैंने 6 कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो C6 हो जाएगा, H2 से मल्टीप्लाई करोगे ये H12 हो जाएगा, और O से मल्टीप्लाई करोगे तो ये O6 हो जाएगा। तो CH2O ये इसका क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आशा करते हैं कि ये समझ आ गया होगा कि मतलब कोई भी यौगिक है ना, उसमें जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उसको छोटी से छोटी संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखना, ये कहलाता है आपका कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे CH3, HCl और CH2O। चलिए
अगला जो प्रश्न है वो ये कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों बताए थे, तब आपको एक चीज बताई थी कि उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और आपका अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उनकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पॉजिटिव है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है प्रतिरोध की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, यानी कि आपके रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। बड़ा सिंपल सा है, ऐसा यूनिट जो होती है प्रतिरोध की वो आपकी होती है ओम। ओम यानी कि आपका प्रतिरोध होता है, उसका मतलब होता है विद्युत धारा के मार्ग में जो भी आपके रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं ओम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन ये जो प्रश्न है मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं आप सोच रहा हूं कि डेली का डेली एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे उसी क्वेश्चन को यहां पर करवाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए है मैं आपके पढ़ के सुना देता हूं, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए आपको ऐसे बोला गया कि 10 ग्राम की एक गोली है, ठीक है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है जो आपके 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से निकलती है। मतलब बंदूक है, राइफल जो है, गन है, जब उसको चलाया जाता है, उससे जब बुलेट फायर की जाती है तो एक बुलेट है जिसका आपका द्रव्यमान है 10 ग्राम, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो आपके 1000 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, जब वह पृथ्वी पर समान स्तर पर 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है ना, तो इससे क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो कम हो गई। मतलब क्या हुआ कि जब इसको छोड़ा जाता है तो ये धरती में 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराई। तो आपसे पूछा गया है कि जब प्रारंभ में जब इसको बंदूक से चला गया था तब तो इसका वेग था 1000 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराई, पृथ्वी के अंदर घुसी, तो इसका वेग रह गया 500 मीटर प्रति सेकंड। तो हुआ क्या, जो आपकी हवा थी, एयर थी, उसके कारण इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी हो गई। तो आपसे पूछा गया है गतिज ऊर्जा के द्वारा, आपके वो वायु के द्वारा इसके गतिज ऊर्जा को कम करने में जो किया गया कार्य है वो यहाँ पर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया है वायु के प्रतिरोध का सामना करने में इसका जो किया गया कार्य है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बाकी इसका सॉल्यूशन है मैं आपको कल करा दूंगा। तो आशा करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और रेलवे का एग्जामिनेशन का जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।